हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस क्लास को यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं। सोशल साइंस के क्वेश्चंस होंगे और एक पर्टिकुलर टॉपिक से ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैंने अभी तक फ़िलहाल नहीं करवाया है, इस तरीके का नहीं करवाया है, तो कोशिश यही है कि चीज़ें आपको करवाई जाएँ, सिखाई जाएँ। फिर कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें तो डिस्कस करिएगा। आप जुड़े मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स यहाँ पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए, जितना होगा उतनी हेल्प आपकी की जाएगी। तो सोशल साइंस का हम यहाँ पर करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आपके सिलेबस जो हैं 50 नंबर के ये बड़े बड़े हैं। आपको काफ़ी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, पढ़ना है, करना है। तो वैदिक सभ्यता और संस्कृति संबंधित बहुत सारी चीज़ें जिनको हम ध्यान में रख के काम करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो थोड़ा पूरा ढंग से देखिएगा, फिर कोई समस्या होगी तो पूछिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक एक करके देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आज के जो प्रश्न हैं ये सारे के सारे वन लाइनर टाइप के हैं, जिसमें आंसर भी मैंने साथ ही साथ लिए हैं। अब यही क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज़ में भी आएगा और यही क्वेश्चन आपको आपके मल्टीपल चॉइस और वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, चीन का पंचांग किन किन गणनाओं को मिलाकर बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, सौर या चंद्र की जो गणनाएं होती उनको मिलाकर चीन का पंचांग बनाया गया है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में पंचांग और ऐसे कैलेंडर इन सब चीज़ों से संबंधित प्रश्न हैं। आगे बढ़े, क्योंकि इनकी इससे क्या होता है, इनकी तिथि, काल, युग, ये सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। दूसरा है, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत बार पूछा गया है, ये कह सकते हैं कि यह मल्टीपल टाइम पूछा गया है। तो मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो नील नदी के किनारे हुआ है। आपके दूसरे के लिए दूसरा ऑप्शन जो नील नदी का ये यहाँ पर दिया गया, ये आपका सही होगा। हम आगे बढ़ते हैं, मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो मिस्र के राजा होते हैं, उनको क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है फ़राओ। मिस्र के जो राजा हुआ करते थे, हर जगह के राजा, मंत्री, ऐसी चीज़ें होती थी, तो उसमें मिस्र के जो राजा थे उनको क्या, उनको फ़राओ कहा जाता था। तो आपका ये ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, मिस्र के निवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या है? जो मिस्र के, क्योंकि आपके सिलेबस में मिस्र की सभ्यता से प्रश्न है, बोलिए हाँ, टॉपिक है हाँ, तो उसके क्वेश्चंस भी आपको करने होंगे। तो मिस्र के निवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? तो वामिस था। क्या था? वामिस था, ये ध्यान रखिएगा। फ़राओ था, ये ध्यान रखिएगा। नील नदी थी, ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न आपको वेरी शॉर्ट के कई सारे मिलेंगे जो महत्वपूर्ण है, आपको आने चाहिए। तो मिस्र के निवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? तो वामिस था। नेक्स्ट आते हैं, प्राचीन मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका है और तथा इसे किसने बनवाया था? तो ये काहिरा के पास गीज़ा का पिरामिड तो फ़राओं के सुयूफ ने, सुयूफ है, खूफू ने 2650 ईस्वी में बनवाया था। तो ये कभी कभी ये वाला जो नाम है ये पूछा गया है या लिखने को आपके लघुत्तरी वाले में आता है, तो हम लोग इसको नाम यूज़ करके ये चीज़ें बनाते और करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मिस्र निवासी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? सौर्य पंचांग। मिस्र के जो निवासी थे उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर हम बात करते हैं तो उनके पास सौर्य का पंचांग था, उन्होंने बनाया था, जिसपे वो अपनी तिथि, चक्र, जो भी चीज़ें थे उनको करते थे। तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पतंग उड़ाने की कला किस देश में सर्वप्रथम विकसित हुई? चीन में। जो पतंग उड़ाई जाती है सब, ठीक है, ये कब हुई? ये चीन में हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं आठवां, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? दजला और फरात नदी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? तो दजला और फरात नदी के किनारे ये यहाँ पर हुआ है। तो 8 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, मेसोपोटामिया का अर्थ है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? नदियों के बीच की भूमि। नदियों के बीच की जो भूमि है वो मेसोपोटामिया का अर्थ है। ध्यान रखिएगा, नदियों के बीच की जो भूमि होती है वो बीचों बीच, नदी के बीच के एरिया में ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए वो नाम दिया गया है। नेक्स्ट आइए, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो इराक है। इनका जो आधुनिक नेम है वो क्या है? तो वो कह सकते हैं इराक है। 10th में आपका इराक होगा। नेक्स्ट आइए,
11th है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? तो सुमेर में। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था? तो सुमेर में हुआ था। तो आपको ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देव मंदिर को मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या कहा जाता है? तो जिगुरुत कहा जाता है। जिगुरत कहा जाता है स्वर्ग की पहाड़ी। देव मंदिर को मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या कहा जाता था? तो जिगुरुत कहा जाता था, उसको हम स्वर्ग की पहाड़ी कहते थे। 12th का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते ही, मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा है? तो बेबीलोन की पुरोहितों ने, बेरोसोस ने। ये बेबीलोन का नाम ज़्यादा आता है तो थोड़ा सा 13 में ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। देखो, वन लाइनर है, सभ्यताओं से चीज़ों से रिलेटेड है। कई सारे मैंने आपके वन लाइनर वन वर्ड टाइप के लिए, ताकि आप इसको ध्यान, ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस ही है, सर्च करिए, चैट बॉक्स में लिंक दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में भी, ताकि आप कर पाएँ। आगे बढ़ते, मेसोपोटामिया के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वामिस था, ये ध्यान रखना। ये काट दो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मेसोपोटामिया के निवासी कपड़े पहनते थे भेड़ की खाल के। कैसे? भेड़ की खाल के कपड़े वो पहनते थे। आगे बढ़ते हैं, एक व्यवस्थित लेखन पद्धति का विकास सबसे पहले कहाँ के निवासियों ने किया? मेसोपोटामिया सुमेर के निवासियों ने। मेसोपोटामिया सुमेर के निवासियों ने किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। सुमेरी सभ्यता का निर्माण किसने किया? द्रविड़ों ने किया था। सुमेर की सभ्यता का आपका जो टॉपिक है सिलेबस में दिया गया है, तो द्रविड़ों ने ये किया था। पंचांग का आविष्कार कहाँ के निवासियों ने? मेसोपोटामिया के ही निवासियों ने पंचांग का भी निर्माण किया है। नेक्स्ट है, पिरामिड क्या है? राजाओं की कब्र है। जो पिरामिड्स इतने ज़्यादा हैं, वो हैं क्या आखिर में? वो कुछ ज़्यादा विशेष नहीं, वो राजाओं की कब्र है। उस टाइम ड्यूरेशन के जो राजा हुआ करते थे, उनकी कब्रें हैं वो। चीन का विस्मारक किसे कहा जाता है? तो सी हुआंग टी को चीन का विस्मारक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो सी हुआंग टी को विस्मारक कहा जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, सैंधव सभ्यता में लोग किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे? तो कांसे का। कब करते थे? कांसे का करते। सैंधव सभ्यता में लोग किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे? तो कांसे का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में उस टाइम ड्यूरेशन के जो लोग थे वो किया करते थे। जिस चीज़ की जानकारी थी या जो प्राप्त कर पाए या जो बना पाए थे, वही करते थे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला कौन था? तो हम्मुराबी था। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, सेवा में भर्ती का विज्ञान तरीका विकसित करने वाला? सिक्के का प्रचलन, कागजी मुद्रा का प्रचलन, चाय का प्रयोग, रेशम उद्योग, सब कहाँ पर? चीन में ही सब हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो आज हम यूज़ करते हैं या करते आ रहे हैं, चीन की ही देन है, जो कह सकते हैं उसने शुरुआत की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक है? चलिए, सीसे का प्रयोग प्रथम कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में। कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में सीसे का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, गिनती की दार्शनिक प्रणाली किस सभ्यता की? दार्शनिक प्रणाली भारतीयों ने दी है। विश्व में वर्णमाला सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई है? संस्कृत ने। तो फिनिशिया में हुई है। अलग अलग जगह पे चीज़ें हैं, इतना ध्यान रखिएगा। किस काल को ऋग्वेद की रचना और उसी काल के नाम से, तो ऋग्वैदिक काल को ही ऋग्वेद की रचना का नाम देकर जाना गया है। किस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना हुई है? तो वैदिक काल में हुई है। किस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना हुई है? तो वो वैदिक काल में हुई है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? तो कार्य के आधार पर। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्थाएं चलती थीं, क्या होता था, कैसे कैसे क्या बटा हुआ था, तो काम के बेसिस पे चीज़ें डिवाइड थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में आर्यों ने आकर किस सभ्यता की नींव डाली? तो वैदिक सभ्यता की। भारत में जो आर्य थे, उन्होंने आकर किस सभ्यता की नींव डाली है? तो वैदिक सभ्यता की नींव डाली है उन्होंने। 30 हो गया। आगे बढ़िए, भारत में आने वाले आर्य क्या कहलाते थे? इंडो आर्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे? भारत में आने वाले आर्य इंडो आर्य कहलाते थे। तो ये आपका 31 का राइट आंसर होगा। इतना ध्यान रखिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आपके लिए काफ़ी, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखिए। जो चीज़ें मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही, उनको एक जगह पर मतलब हाईलाइट करके रखिए कि आपको एग्ज़ाम से पहले
ये चीज़ें डिवाइड मतलब रिवीजन करनी है। आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो अल्पस पर्वत, ठीक है, अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र और यूरेशिया में आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ पर माना जाता है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ और भी जो चीज़ें हैं उनको रिवीजन करते हैं, लेकिन उसके पहले फटाफट क्लास को लाइक करिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी 10 मिनट की क्लास यहाँ पर हो चुकी है और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे करवानी है, ये लगभग काफ़ी ज़्यादा जल्दी से करवाए हैं ताकि चीज़ें आपसे वहीं ये पूरा PDF टेलीग्राम पर मिलेगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, उसके लिए ज्वाइन करिए, फिर कोई चीज़ें होंगी तो आप पूछेंगे, जितना होगा आपको बताया जाएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में। कहाँ पर बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे, ये आपको ध्यान रखना। आर्य सबसे पहले कहाँ पर? तो सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। आर्य कब भारत आए? तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास में भारत आए थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो ये प्रश्न आते हैं, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स आप लोग की जो क्लास है रात में 7 बजे होती है और काफ़ी लंबे समय से मैं 7 बजे ले रही। सुबह की जो क्लास की टाइमिंग है वो मैं आप लोगों के 10 बजे रख रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सुबह 10 बजे आपको हर कीमत पर क्लास आपको मिलेगी। आपको ये ध्यान रखना है 7 PM पे आपको शाम को क्लास मिलेगी। मैं आप लोगों के लिए 2 क्लास इस तरीके से प्रॉपर काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। आप लोग को ये ध्यान रखना है कि दोनों क्लास पे समय पर आना है और सीखना है बेस्ट से बेस्ट तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, आर्यों के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ कौन सा वेद है? तो इनके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब यहाँ कहाँ पर ग्रंथ क्या है जहाँ पर सारी चीज़ें सीखी जाती हैं या हम लोग कहते हैं वहाँ से नॉलेज एक्वायर करते लेते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये आपका क्या है? ये आपका वेद है, ठीक है, ध्यान रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, देखते हैं आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। किस ग्रंथ का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किसका है? सामवेद का। वेद कितने होते हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। 39 का आपका ये होगा। 40 पे आइए, ऋग्वेद के सूक्तों की रचना किस प्रदेश में हुई थी? पंजाब देश में। कहाँ पर हुई थी? पंजाब में। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? तो ये आपको अलग अलग मान देखने को मिलता है, लेकिन 1017 सूक्तों का, जिसमें 10 मंडल हैं। कहीं कहीं आपको 108 और भी चीज़ें 180 करके दिखेंगी। नेक्स्ट देखिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। जो गायत्री मंत्र कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में ही आपको देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गौधन, ठीक है, गौधन। वेद में हमें कैसी जानकारी प्राप्त होती? जो हम वेद के बारे में इतना कुछ पढ़ते हैं, वेद महत्वपूर्ण है, वेद में आखिर हमें मिलता क्या है? तो कह सकते हैं कि ऋग्वेद से पूर्व वैदिक काल के सामाजिक चीज़ें जो होती हैं, आर्थिक चीज़ें, राजनीतिक जीवन पर जो प्रकाश पड़ता है। सामवेद में गायन प्रधान होता है, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियाँ होती हैं, संस्कारों की चर्चा मिलती है, अथर्ववेद में मंत्र जाऊट होना, ये सब मतलब वेद जो चारों हैं, चारों बड़े प्रमुख हैं। चारों में अपने अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग हिसाब से बना है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर बना है, अलग अलग मंडल, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, सबका अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तो वेद से ही हमें ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसी बार ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या? धंधे का आधार था, ठीक है, वहाँ पे व्यवसाय होता था। नेक्स्ट आइए, आर्यों के समूह को क्या कहा था? विश्व कहते थे। जो उनका समूह था, ग्रुप था, गठन था, उसको विश्व कहा जाता था। ऋग्वैदिक आर्य किन जनों के में विभक्त हो गए थे? उनमें सबसे प्रमुख कौन था? तो पंचन में बड़े थे वो। पंचन अणु, दुष्य, युद्ध, दुर्बस और पुरु, यही 3-5 थे जिसमें ये लोग भाई बट गए थे। क्या हो गए थे? डिवाइड हो गए थे, अलग अलग हो गए थे। आगे बढ़ते इसी के साथ, आर्य अनार्यों को क्या कहते हैं? आर्य अनार्यों को क्या कहते थे? दुष्य या दास कहते थे। क्या कहते थे? जो आर्य थे वह अनार्यों को दुष्य या दास पुकारते थे। आर्य के आहार क्या थे? अन्न और मांस। आहार क्या थे? अन्न और मांस खाया करते थे। फिर यहाँ पर आरंभिक आर्यों का पेशा क्या था? पशुपालन करना और वामिश का कार्य करना, ठीक है। पशुपालन खूब ज़्यादा हुआ करता था, इसीलिए नदी के किनारे रहता ताकि फसल भी हो जाए और जानवरों को पानी भी पीने में आसानी हो जाए। आर्यों के समय प्रमुख पैदावार क्या थी? धान, गेहूँ और जौ था। जो प्रमुख पैदावार थी वो क्या थी? तो धान, गेहूँ और जौ हुआ करता था। आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, ये
आपको बहुत बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क आउट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्यकाल से ये मूर्ति पूजक देखने को मिल जाया करते थे, मूर्तियों की पूजा करे तो वो चीज़ वहाँ से प्रचलित होती हुई चली आई। आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्य किसकी पूजा करते थे? तो भगवान इंद्र की ही ईष्ट मानते थे, उनको ही ईष्ट मान, उन्हीं की पूजा याचना करते थे। आर्य लोग युद्ध करते समय क्या बजाते थे? दुर्दंशी एक होता था, दुंदुभी एक होता था, उसको बजाया करते थे। आर्य किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ पर कह सकते हैं वर्षा के देवता इंद्र की, वायु के देवता मारुत की, प्रकाश के देवता सूर्य की। इन तीनों की ये लोग काफ़ी ज़्यादा पूजा अर्चना पाठ जो भी चीज़ें हुआ करती थी उस समय, या जितनी जानकारी इनको थी वो काम ये किया करते थे। आगे बढ़िए। आर्य दार्शनिक कहलाते थे क्या? ऋषि कहलाते। दार्शनिक आर्य थे वो ऋषि कहलाते थे। आर्यों के समय किस पशु का सर्वाधिक महत्व? घोड़े का, क्योंकि सामान ढोना करना ये सारी चीज़ें घोड़े से काफ़ी सरलता प्रदान होती थी। आर्य किस नदी को ज़्यादा महत्व देते थे? सरस्वती नदी को ये ज़्यादा महत्व प्रदान करते थे। भारत में आर्य लोग स्थायी रूप से कहाँ पर आकर बसे थे? पंजाब में बसे थे। कहाँ पर स्थिर होकर बसे थे, एक जगह टिक कर, तो वो पंजाब में बसे थे। आर्यों के मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? तो रणदौड़ करते थे, रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, संगीत, चौपट, जुआ, ये सारे इनके मनोरंजन के तरीके थे। जब इस समय सब फ्री हुआ करे तो ये सारे कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें ये किया करते थे। आर्यों ने किस धातु की खोज की है? तो लोहे की खोज की। किसकी खोज की है? इन्होंने लोहे की खोज की है। आर्यों के समय समाज में कितने वर्ण थे? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये हुआ करते थे। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो पुरुष सूक्त में मिलता है। समाज में कितने आश्रम थे? तो 4 थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये क्या थे? ये आपके 4 आश्रम थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, समाज में कैसा विवाह प्रथा चलती थी? जाति थी, अंतर्जातीय थी और विधवा विवाह प्रथा काफ़ी लंबे समय से चलती थी। ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हुई चली तब से आ रही हैं। आर्य शब्द का मूलतः अर्थ क्या है? आर्य का मतलब होता है उत्तम। क्या होता है? उत्तम। महापुराण कितने हैं? महापुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मण पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण, उसके बाद ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कर्मकांड, स्कंद, ये सारे सारे क्या है? ये सभी के सभी पुराण हैं। तो महापुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 69। उपनिषद कितने हैं? तो 13 हैं। कितने उपनिषद है? ये संख्या एमसीक्यू में आएगी। ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडक्यू, तैरते, एतरत, ये सारे के सारे क्या? ये उपनिषद हैं जो 13 हैं। प्राचीन भारत में महाकाव्य कितने हैं? 2, रामायण और महाभारत। आज मैंने 70 वन लाइनर लिए थे जो कि आपको 17 से 18 मिनट में पूरे के पूरे करवाए। अब इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो आएंगी, अब आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये वन लाइनर है सोशल साइंस के। इस तरीके से सोशल साइंस में बहुत सारे टॉपिक दिए और सभी के वन लाइनर आराम से मैं बना सकती हूँ, आराम से आपको करवा भी सकती हूँ, लेकिन आपका सपोर्ट और चीज़ें रहेंगी तो ये प्रश्न आपको हेल्प करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को उम्मीद नहीं होगी फ्रेंड्स। कोई अगर होती है, कुछ भी डाउट है, कोई चीज़ें, तो जब तक आप मुझे कंफर्म नहीं पूछेंगे आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप मुझे चीज़ें कंफर्म पूछिए, मैम यहाँ पर समस्या ये चीज़ें हैं, तो हो जाएंगी। क्लास पसंद आए तो ज़्यादा लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।